हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा संविधान है उसमें किस तरह से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब संशोधन कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक होगा आज का। तो हम देखते हैं कि किस तरह से संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान सभा ने जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अमेंडमेंट प्रोसीजर तय किया तो उसके पीछे क्या कारण दिए गए, क्यों ऐसा ही किया गया, इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, वो कहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यह आपको ध्यान रखना है कि संविधान का जो है पार्ट 20 में एक आर्टिकल है इसके लिए, और वो है आर्टिकल 368। तो ये एक सिंगल आर्टिकल है, आर्टिकल 368। इसी के अंदर संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया दी गई है कि संविधान संशोधन कौन करेगा, किस प्रकार से होगा और उसमें किसका रोल होगा। तो इससे हमको क्या सब पता चलेगा कि एक तो ये कि प्रोसीजर क्या होगा, दूसरा कि जो प्रोसीजर होगा उसमें रोल किसका क्या होगा, मतलब सेंटर का क्या रोल होगा, स्टेट के क्या रोल होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो भी संविधान में संशोधन होता है, जो कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, उसका मोस्टली पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। हालांकि कुछ केसेस में स्टेट को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है, जिसको हम एक एक करके आगे देखेंगे कि कब पार्लियामेंट एलोन ये चीज़ कर सकता है, कब पार्लियामेंट को स्टेट की ज़रूरत होगी, और क्या स्टेट कभी खुद अमेंडमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये सवाल उठता है कि आखिर संविधान संशोधन के लिए ये जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, वो क्यों की गई, क्या ज़रूरत थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू किया गया, और बनना कब शुरू हुआ था, 1947 से बनना शुरू हुआ था। 47 से बनना शुरू हुआ, 1950 तक बना, और 1950 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। अब सवाल यह है कि जो इस समय सिचुएशंस थे, जो देश का इस समय कंडीशन था, समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती चली गई। जब समय के साथ सारी परिस्थिति चेंज हो गई, कंडीशंस चेंज हो गए, रिक्वायरमेंट चेंज हो गए, जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हो गए। तो अगर संविधान में संशोधन की व्यवस्था नहीं की जाती तो जैसा संविधान हमारा 1950 में था, सेम वही संविधान हमारा आज तक रहता। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाता किसी खास सिचुएशन में कुछ चेंज करने का, तो वो हम नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कि जब कभी भी कंडीशन और नीड, जब हमें ज़रूरत हो या जब ऐसी आवश्यकता हो जाए, तो उस समय हम संविधान को उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें, इसी के लिए संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जो अमेंडमेंट है वो किस प्रकार का है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, वह ना तो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। मतलब ना तो बहुत आसानी से इसको चेंज किया जा सकता है, ना ही इतना मुश्किल है कि इसको चेंज ही ना किया जा सके। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा रिजिड और फ्लेक्सिबल का सिंथेसिस है। रिजिड और फ्लेक्सिबल का क्या है, सिंथेसिस है। मतलब उसको ना तो बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, ना बहुत मुश्किल है उसको चेंज करना। मतलब कुल मिलाकर बीच का एक व्यवस्था किया गया कि ज़रूरत के हिसाब से वह रिजिड भी हो जाए और ज़रूरत के हिसाब से वह फ्लेक्सिबल भी हो जाए। अब हम लोग यह देखते हैं कि बात हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, टाइप क्या सब हो सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो 3 प्रकार का होता है। 3 तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी बात यह आएगा कि आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार का है, तो वहाँ पर सिर्फ 2 टाइप्स हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 368 के अंदर जब भी अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब पार्ट 20 के अंदर जब आर्टिकल 368 के तहत होगा, तो उसका 2 ही तरीका है, और वो है एक तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पहला क्या हो गया, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा क्या हो गया कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही पार्लियामेंट का, प्लस आधे स्टेट जो हैं हमारे, उसके विधानसभा से, उसके भी लेजिस्लेचर से अप्रूवल चाहिए। उसके भी लेजिस्लेचर से क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए।
अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट है वो दो प्रकार के हो गए। क्या सब? तो पहला हो गया कि पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी, और दूसरा है क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का तो चाहिए ही, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होगा। इसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं हमारे देश में, उन स्टेट्स में से आधे स्टेट के लेजिस्लेचर से भी उसका अप्रूवल कराना पड़ेगा। तो ये जो दो प्रकार है अमेंडमेंट के, ये आर्टिकल 368 के तहत हैं। अब हमने यहाँ पर कहा था कि 3 प्रकार हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि 2 हैं, तो 2 तो 368 के तहत हैं। तीसरा जो अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजोरिटी से है, और वो भी सिंपल मेजोरिटी किसका? पार्लियामेंट का। और लेकिन जब कभी भी पार्लियामेंट के सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किया जाता है तो यह आर्टिकल 368 के बाहर होता है, मतलब यह आर्टिकल 368 के तहत कवर नहीं होता है। आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट में 2 ही प्रकार हैं, एक तो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का, और दूसरा हो गया कि स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का होना चाहिए, और साथ के साथ जितने भी स्टेट हैं उसमें से आधे की विधानसभा द्वारा वो पारित किया जाना चाहिए। लेकिन तीसरा जो है वो आउटसाइड 368 है, मतलब अलग अलग आर्टिकल में जब भी हम संशोधन करते हैं कुछ इस तरह से, तो सिंपल मेजोरिटी से वहाँ किया जा सकता है, और उसका स्कोप 368 के बाहर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि जो भी अमेंडमेंट है वो किया तो जा सकता है, चाहे पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से, चाहे पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से हो, चाहे पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से हो, चाहे स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर से हो। अब सवाल ये है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रकार से इसके लिए बिल लाए जाएंगे, कौन ला सकता है, कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये सब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होगी तो उसके लिए एक बिल लाना होगा। क्या लाना होगा? एक बिल हमें लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी इसके लिए बिल आएगा वह पार्लियामेंट के ही किसी हाउस में आएगा। कहाँ पर आएगा? पार्लियामेंट के ही किसी हाउस में, चाहे तो लोकसभा में आ जाए, चाहे तो राज्यसभा में आ जाए। यहाँ पर ध्यान रखिए कि कभी भी इस तरह का बिल स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता है। इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता है। एक केस है, उसके लिए हम आगे देखेंगे कि किस केस में स्टेट में आ सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब कभी भी इस तरह का बिल आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही किसी हाउस में आएगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब बिल लाएगा कौन? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट बिल लाती है वो किसी न किसी मिनिस्टर के थ्रू आता है, मतलब कोई ना कोई मिनिस्ट्री बिल लेके आती है। तो जब अगर बिल मिनिस्टर लेके आते हैं तो इसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं। लेकिन अगर मिनिस्टर के अलावा कोई भी एमपी बिल लेके आए, कोई भी मेंबर बिल लेके आए, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या नहीं हो, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। अगर मिनिस्टर लेके आ रहा है बिल तो गवर्नमेंट बिल है, और अगर कोई भी एमपी लेके आ रहा है, कोई भी एमपी लेके आ रहा है चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल है। तो बिल लाना है, कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। बिल लाएगा कौन? तो या तो मिनिस्टर ला सकता है या प्राइवेट मेंबर ला सकता है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जब कभी भी इस तरह का बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करे चाहे प्राइवेट मेंबर, प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसके? प्रेसिडेंट के। मतलब प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब बिल इंट्रोड्यूस हो गया तो बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद पास होना होगा। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि बिल को दोनों हाउस में पास होना होगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में पास होना पड़ेगा। और पास होने के लिए ज़रूरी होगा कि स्पेशल मेजोरिटी से पास हो। हमने पहले ही ये चीज़ कहा था कि जब भी आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट होगा तो स्पेशल मेजोरिटी से ही बिल को पास करना होगा। तो बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? लोकसभा या राज्यसभा में। किसने इंट्रोड्यूस किया? चाहे तो मिनिस्टर चाहे तो प्राइवेट मेंबर। प्रायर परमिशन ज़रूरी है? नहीं है। बिल जब पास होगा किसी भी हाउस में तो किससे? स्पेशल मेजोरिटी से। और दोनों हाउस में, लोकसभा हो या राज्यसभा, अलग अलग इसको पास करना होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जैसे एक ज्वाइंट सिटिंग जो होता है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे नॉर्मल बिल में हम लोग जानते हैं कि जब
डिसएग्रीमेंट हो जाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो उस केस में सॉरी उस केस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो तब कभी भी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हम बार बार स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है? तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब यह है कि जिस भी हाउस में बिल लाया गया है उसके टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी मतलब मान लीजिए किसी हाउस में 500 मेंबर हैं तो हमको 251 मेंबर का वोट चाहिए। एक तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा कि जो हाउस है उसके टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी, हाउस के टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी, अगर हाउस में 500 मेंबर हैं तो 251 चाहिए, प्लस इसके साथ साथ जो दूसरा कंडीशन है वो एंड में है और में नहीं है, दोनों फुलफिल होना चाहिए। प्लस जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उस समय उसका 2/3, जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब हम समझते हैं। मान लीजिए हाउस में 500 मेंबर हैं तो 251 वोट तो चाहिए ही चाहिए। अब मान लीजिए जब वोटिंग हो रहा था उस समय 450 मेंबर्स थे हाउस में, तो 2/3 कितना होता है इसका? 300। तो इसको भी सेटिस्फाई करना है, मतलब 251 को भी सेटिस्फाई करना होगा और 300 को भी सेटिस्फाई करना होगा। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए 251 मेंबर ने वोट किया है पक्ष में, तो क्या ये स्पेशल मेजोरिटी हुई? नहीं हुई, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी का दूसरा कंडीशन यहाँ पर 300 मेंबर की डिमांड करता है, तो 300 वोट मिलना चाहिए। तो समझ गए आप कि जब भी इस तरह स्पेशल मेजोरिटी से कोई बिल पास करने की बात आती है तो हाउस के टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी प्लस जो प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उसके 2/3 मेजोरिटी की भी बात आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि ये तो हो गया कि जब सिर्फ पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी की बात होती है जिस बिल में, लेकिन एक दूसरा कंडीशन यह भी था कि कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं जिसको अमेंड करने के लिए 368 के तहत ही 368 के तहत दो थे। एक तो हमने देख लिया, दूसरे में क्या था कि स्टेट के लेजिस्लेचर से भी पास करना ज़रूरी है। तो उस केस में हमने कहा था कि आधे स्टेट के लेजिस्लेचर से उसको पास होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में ये पास होने जाता है वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि जितने मेंबर उस समय प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उसका आधा, मतलब अगर 300 मेंबर प्रेजेंट हैं तो इसका आधा 150 + 1, 151 मेंबर अगर पक्ष में वोट कर दें तो हो गया। तो ये प्रोसीजर है प्रॉपर कि अगर कभी भी अमेंडमेंट करना हो तो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से हो सकती है, और दूसरे केस में पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा, लेकिन वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और जब बिल पास हो गया पार्लियामेंट से उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, और एक बार प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया तो बिल जो है वो पारित हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी इस तरह के बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किए जाएंगे वो एसेंट देंगे ही देंगे, ना तो वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, ना ही रिकंसीडर के लिए भेज सकते हैं, और ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित करने के लिए बिल प्रेजेंट किया गया और पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास गया तो उनका एसेंट देना मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमने कहा कि आर्टिकल 368 के बाहर भी अमेंडमेंट हो सकता है, तो उस केस में कौन कौन से ऐसे फीचर हैं? तो यहाँ पर हमने पहले ही कहा था कि सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। किसकी? पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट के सिंपल मेजोरिटी से ये अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके तहत कुछ जो प्रोविजंस हैं जिसको अमेंडमेंट किया जा सकता है उसको आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दे तो काम आ जाएगा। जैसे जब कभी भी कोई स्टेट बनाना हो, किसी स्टेट को शामिल करना हो देश में,
तो कोई भी स्टेट, चाहे उसको इस देश में शामिल करना हो, चाहे उसको किसी दूसरे स्टेट से काट के अलग हटा के या किसी दूसरे स्टेट के कुछ क्षेत्र को मिला के बनाना हो, तो उस केस को हम आर्टिकल 368 के बाहर सिंपल मेजोरिटी से डील करते हैं। किसी भी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना हो या इस्टेब्लिश करना हो, दोनों ही केस में सिंपल मेजोरिटी। और यही एक केस है जहां पर कि स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को रिकमेंड कर सकती है। तो पार्लियामेंट को रिकमेंड क्या कर सकती है, चाहे क्रिएशन के लिए हो चाहे एबोलिशन के लिए हो। लेकिन ये दोनों ही केस में अगर स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को रिकमेंड करती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश करे या एबॉलिश करे, दोनों ही केस में पार्लियामेंट या तो इसको मान सकती है या नहीं भी मान सकती है। स्टेट के रिक्वेस्ट को हाँ भी कर सकती है या नो भी कर सकती है। तीसरा, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सैलरीज और अलायंसेस होते हैं, इन सभी के अंदर भी जो भी अमेंडमेंट होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। इसी तरह से जब भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर उसको ज़्यादा जुरिस्डिक्शन देना हो तब किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। सिटीजनशिप, चाहे एक्विजिशन की बात करें चाहे टर्मिनेशन की, मतलब किसी को सिटीजनशिप देना है या किसी से छीनना है, इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 368 के बाहर सिंपल मेजोरिटी से होता है। डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ये भी सिंपल मेजोरिटी से। 5th और 6th शेड्यूल के जो भी मैटर हैं, इसका भी अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से होता है, और इसलिए ये सभी के सभी आर्टिकल 368 के बाहर हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आता है कि हमने ये भी कहा था कि जो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की भी और स्टेट का भी कंसेंट चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसमें इस तरह के प्रावधान हैं और जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यह जो कोई भी, अब हम कह रहे हैं कि स्टेट का कंसेंट चाहिए। स्टेट का कंसेंट क्यों चाहिए? जब कभी भी बात स्टेट के राइट्स की आएगी, जहाँ भी स्टेट के राइट्स की बात आ जाएगी, उन सभी जगहों पर अगर कभी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि स्टेट से जो कंसेंट मांगा जाता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को जो बिल पास करना होता है, उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट डिफाइन नहीं किया गया है। स्टेट चाहे तो कई वर्षों तक उस बिल को पेंडिंग रख सकती है और चाहे तो 5 दिन में भेज दें कि हाँ हम असेंट दे रहे हैं, वहाँ की विधानसभा उस बिल को पारित कर दे। लेकिन टाइम लिमिट का कुछ नहीं दिया गया है। तो स्टेट के राइट की बात जब भी आती है तो मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को जो भी प्रभावित करेगा, ऐसा कोई भी प्रोविज़न जो भी फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, उसमें जब अमेंडमेंट की बात आएगी तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा फीचर आएगा। तो जैसे प्रेसिडेंट पूरे देश के होते हैं, तो इलेक्शन जो हो प्रेसिडेंट का और उसका जो मैनर है, इसलिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और कंसेंट चाहिए स्टेट का। अब एग्जीक्यूटिव पावर चाहे यूनियन का हो या स्टेट का, ना तो स्टेट या यूनियन किसी के भी एग्जीक्यूटिव पावर में अगर कोई भी छेड़छाड़ करनी हो तो उस केस में भी इसी प्रोविज़न से जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ स्टेट का अधिकार या तो आप कम करेंगे या बढ़ाएंगे। अगर यूनियन का अधिकार आप बढ़ाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेट का अधिकार आप कम करने जा रहे हैं। तो चूँकि स्टेट के राइट की बात हो गई तो इस प्रोविज़न से होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविज़न, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी राइट्स में आप कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आपको इसी प्रोविज़न से जाना पड़ेगा कि स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए पार्लियामेंट का और स्टेट के भी कंसेंट चाहिए। फिर लेजिस्लेटिव पावर चाहे यूनियन का हो या स्टेट का, हमने क्या पढ़ा पहले, एग्जीक्यूटिव पावर, उसी तरह लेजिस्लेटिव पावर, और इसी तरह यहाँ पर हम जो टैक्स काउंसिल देख रहे हैं, मतलब ये हो गया फाइनेंशियल पावर। तो चाहे सेंटर का या चाहे स्टेट का, दोनों के ही, चाहे हम एग्जीक्यूटिव पावर में कुछ भी चेंज करना चाहें, लेजिस्लेटिव पावर में या फाइनेंशियल पावर में, तीनों ही केस में आपको इसी प्रोविज़न से, इसी व्यवस्था के तहत अमेंडमेंट करना होगा। फिर 7th शेड्यूल का मैटर, हम जानते हैं 7th शेड्यूल जो है 3 लिस्ट की बात करता है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। ये 3 लिस्ट क्या है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि सेंटर किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच। तो सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 7th शेड्यूल में दिया गया है। तो जब भी हम राइट, पावर
किसी भी चीज़ में कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो फिर से इसी प्रोविज़न के तहत हमें जाना पड़ेगा। इसी तरह जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उसमें भी अगर छेड़छाड़ करेंगे तो हमें इसी प्रोविज़न से जाना पड़ेगा। और लास्ट एक चीज़ यह भी ध्यान रखिएगा कि जो पार्लियामेंट का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का और इसका प्रोसीजर, जो कि आर्टिकल 361 ही है, इसमें भी अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तब भी हमें इसी प्रोविज़न से जाना पड़ेगा। मतलब यह है कि आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी यही होगा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी, जब सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला है हमारा फंडामेंटल राइट्स। यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें स्टेट के राइट की बात नहीं हो रही है, इसमें इंडिविजुअल के राइट की बात हो रही है। इसमें किसके राइट की बात हो रही है? इंडिविजुअल के या ग्रुप के। मतलब जब स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत वहाँ पर पड़ रही है जहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है या ग्रुप की, ना कि स्टेट की। स्टेट के राइट की अगर बात होगी तो वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल या ग्रुप की बात हो रही है तो फंडामेंटल राइट में अगर कोई भी चेंज करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर कोई भी चेंज करना है तो भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और तीसरा है कि ऐसे कोई भी प्रोविज़न जो फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं आया है वो सभी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो जो भी प्रोविज़न फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं आया, जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो वो सभी इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट जब भी कभी कुछ भी अमेंडमेंट करेगी तो वहाँ पर उसे बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव तो कर सकते हैं लेकिन निगेटिव चेंज जो है नहीं किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट जब भी कोई अमेंडमेंट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसे ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का निगेटिव चेंज ना हो। तो ये था पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो। लेकिन यहाँ पर इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि आखिर क्यों यह फुलफ़िल नहीं कर पा रही है नीड को, क्यों ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी हम इसको देख रहे थे अभी कि प्रोसीजर को, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सारा काम जो है पार्लियामेंट को दे दिया गया है कि जब भी अमेंडमेंट की बात आएगी तो सारा पावर पार्लियामेंट के पास है। और सिर्फ कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पर कि स्टेट लेजिस्लेचर का रोल है। ज़्यादातर में क्या है? पार्लियामेंट का रोल है। और शुरुआत भी कहाँ से हो रहा है? जब कभी भी अमेंडमेंट स्टार्ट करना है, जब अमेंडमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो वो या तो लोकसभा से होगा या राज्यसभा से, स्टेट से तो शुरू नहीं हो सकता है। तो जब भी अमेंडमेंट का शुरुआत होगा वो पार्लियामेंट से ही होगा। दूसरा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको एसेंट देने के लिए कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं गया है। स्टेट चाहे तो उसको तुरंत एसेंट दे सकती है, चाहे तो लंबे समय तक होल्ड कर सकती है। और तीसरा, जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये था हमारा आज जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर है उस पर हमारा लेक्चर था और यह कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।